चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ गया होगा। आज हम 3 टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की, फिर रिलीजन की और फिर कास्ट की। तो पूरा चैप्टर है इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है जेंडर इनइक्वालिटी। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे शुरू से ही क्या देखा आपने कि कहते हैं कि ये जो समाज है, सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है। जहाँ पर अगर आप पुरुष हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, आप एक अलग पावर एंजॉय करने लग जाते हो और आपको एक कुछ अलग ही स्टेटस आपको सोसाइटी में मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप वुमेन है, औरत है, फीमेल है, तो आप चाहे कितने ही टैलेंटेड हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो, आपको हमेशा समाज, परिवार आपको दबाने की कोशिश करता है। और ये जो है आज से नहीं है, इतिहास उठाकर देखा जाए, बहुत पुराने टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा। महाभारत के टाइम पे देखा किस तरह से जो द्रौपदी है उसको क्या किया था। जब युधिष्ठिर अपने गेम में हार गए थे, उन्होंने उसको दांव पे लगा दिया था। उसी तरह से महिलाओं को हमेशा से जो पुरुष की कंट्रोल में रखा जाता है, पुरुष के अधीन रखा जाता है, और वही सोच जो है हमारे समाज में चलती रही है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये शब्द क्यों बोला है, कि क्यों फीमेल को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें कम आंका जाता है, उन्हें समझा जाता है कि केवल वो बच्चे पैदा करने, घर चलाने के लिए ही बनी हुई है। उनको सोसाइटी से में जो दर्जा उनको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट वो मतलब हकदार है, वो नहीं मिल रहा है। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि भारत जो है इतना विशाल देश होते हुए भी जो इतना पीछे है, इसके पीछे रीज़न है कि जो 50% पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वो वुमेन की है, महिलाओं की है। और पिछले 50-60-70 सालों में आपने 50% पॉपुलेशन को दबा कर रखा। उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, जितना टैलेंट है, उस टैलेंट को आपने कभी बाहर आने ही नहीं दिया, तो जिसके कारण हम लोग पिछड़े हुए। आप जितने भी वेल डेवलप्ड नेशन देखो, चाहे यूरोपियन कंट्री देखो, अमेरिका देखो, उन सभी देशों में वुमेन की जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी है और इसीलिए वो देश आगे है। तो हम पिछड़े हैं, हम अगर पीछे रह गए, हम पिछड़ चुके हैं, तो इसके रीज़न भी हम लोग हैं, हमारी सोच है, हमारी सोसाइटी की सोच है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बात करेंगे पहले कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की किस तरह से महिलाओं के साथ हमेशा से बुरा बर्ताव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो पहला सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे। तो मेन की जो पॉपुलेशन है वो पढ़े लिखे वो 76% है, यानी कि हमारी सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं, इसमें 76 लोग जो मेल है वो पढ़े लिखे मिलेंगे। लेकिन महिलाओं में जो स्टेटस है देखा जाए, परसेंटेज है वो उनके कंपैरेटिवली कितना कम, ओनली 54%। और ये भी ज़्यादातर शहरों में ही दिखेंगे, गाँव के अंदर तो वुमेन बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड, इलिटरेट देखा होगा आप लोगों ने। तो ये परसेंटेज कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो महिलाओं को समाज में पढ़ने नहीं दिया जाता। आप लोगों ने देखा होगा अगर पेरेंट्स के पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज को बेटों पे खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपनी बेटी की कंपेटिवली। और यही रीज़न है कि हर बार आपने देखा होगा जितना ज़्यादा महिलाओं को दबाया गया, महिला उतनी तेज़ी से आगे निकल कर आई है। जब भी 10th या 12th का रिजल्ट आता है, हर साल ब्रेकिंग न्यूज़ होता है कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली। आपने कहावत भी सुनी होगी, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। क्यों? क्योंकि बेटियों को हमेशा से दबाया जाता है, उनको पीछे रखा जाता है। लेकिन अब जो है लड़कियां भी बहुत आगे आ रही है, उनको अपनी पढ़ाई के एजुकेशन के महत्व समझ में आ रहा है और धीरे धीरे लड़कियां पढ़ाई सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे निकल रही है। लेकिन अभी भी हमारी समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार, उनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये जो डिफरेंसेस है आपको दिख रहा है कि किस तरह से महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है। दूसरा, वुमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर द एग्जैक्ट सेम वर्क, यानी कि अगर एक ऑफिस लगा लीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, कहीं पे भी अगर एग्जैक्ट सेम काम मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं तो जो फीमेल होगी उसकी सैलरी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जेंडर इनइक्वालिटी है, सेम काम कर रहे हैं, सेम घंटे स्पेंड कर रहे हैं, इक्वली काम भी करके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी महिला है, आप औरत है, इसलिए आपको कम सैलरी मिलेगी। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं सोसाइटी में दिखाता है। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स, आपको पता ही है हर पेरेंट्स की चाह होती है कि कम से कम उसका एक बच्चा बेटा जरूर हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार कोख में लोग जेंडर पता कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों के अबॉर्शन करा देते हैं, यानी कि उनको पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता है।
यानी कि आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में आज भी कैसी सोच के साथ लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स, जिसके कारण आपने देखा कि लड़कियों की जो संख्या है बहुत कम होती जा रही है। चाइल्ड रेशियो अगर बात करें, जो सेक्स रेशियो कितने गिर के 914, यानी कि इसका मतलब क्या है सेक्स रेशियो कि 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है, 914। यानी कि ये जो 1000 और 914 का गैप है, समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। अभी क्या होता है, लड़कियों को डाउट देना पड़ता है, बाद में लड़कों को देना पड़ेगा। क्यों? उनकी शादी नहीं होगी, उनके पास तो लड़कियां नहीं उनके लिए। और यही रीज़न है बहुत से लोग क्या करें, साधु बन रहे, बाबा बन रहे। ये सोसाइटी में नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया गे का। जब लड़कियां उनको मिलेगी नहीं तो यही सब चीज़ें, बुरी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी सोसाइटी में। तो ये दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं कि जिस तरह से जो फीमेल बच्चों को जेंडर पता करके उनको पहले ही मार दिया जाता है, जिसके कारण सेक्स जो रेशियो है बहुत डिक्लाइन हो गई है। तो पूरे भारत की बात करें, अगर दूसरे अलग अलग स्टेट में गई तो कहीं पर ये संख्या आपको 800, 850 भी दिखेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम इंडिकेट दिखाती है। नेक्स्ट है वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड एंड हैरेस्ड। चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बसेज हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, हर जगह पे आपने देखा होगा कि औरतों के साथ कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। चाहे उनके बॉस हो, चाहे कलीग हो, बस में बेचारी वो जा रही हो, कॉलेजेस जा रही हो, किस तरह से उनको परेशान किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इवन घर में भी महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि घर में उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके हस्बैंड उनको मार पिटाई करते हैं। तो हर जगह, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, ऑफिस जाते काम करने के लिए, तो ऑफिस में उनके बॉसेस, उनके कलीग्स उनको परेशान करते हैं। बस में, मेट्रोज में ट्रैवल करते हैं, उनको वहाँ पर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। घर के अंदर उनके जो भी हस्बैंड होते हैं वो कई बार आपने देखा होगा स्लम एरियाज़ के अंदर वो लोग ड्रिंक करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी बात आप लोगों ने अपने आसपास जरूर देखा होगा। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही जो कि आप लोगों ने सुना या देखा नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि पॉलिटिक्स के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। पार्लियामेंट के अंदर लेस देन 10%। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, इतने सारे नेता है, लेकिन अगर हम किसी बड़े नेता की बात करें तो 2 या 3 नेता ही आपके दिमाग में फीमेल आएंगी। जैसे प्रेजेंट में बात करें तो स्मृति ईरानी आपको दिखेगी, सेंट्रल मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण, ऐसे 4-5 नेता ही आपको दिखेंगे। और स्टेट असेंबली में तो 5% से भी कम वुमेन की पार्टिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि समझा जाता है कि महिलाएं जो है पॉलिटिक्स में सही परफॉर्म नहीं कर सकती। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे महिलाओं को अच्छे पोस्ट पे नहीं रखा है, तो उनको लगता है कि उनकी खुद की फैमिली प्रॉब्लम होगी, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं संभाल सकती, और इसीलिए उनको जॉब पे प्रमोशन वगैरह नहीं दिए जाते। तो इस तरह से हमेशा से उनके पास टैलेंट, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल होते हुए भी उनको किस तरह से हमेशा सोसाइटी उनको पीछे करके रखती है ताकि वो कहीं पुरुषों से आगे ना निकल जाए। और ये सारी बातों से आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समय बदला है, परिवर्तन हुआ है, कुछ लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है, सोसाइटी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। बहुत सारे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चले, देखिए जो लोग सोचते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल होना चाहिए, ऐसे लोगों को फेमिनिस्ट कहा जाता है। और फेमिनिस्ट जो है आज की सोसाइटी में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और सरकार के द्वारा स्पेशल बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि जो वुमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनको एजुकेट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको इक्वालिटी के दायरे में लाया जाए। और इसीलिए सरकार के द्वारा बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि सरकार चाहे कितने ही लॉज बना ले, कितने ही कानून बना ले, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट तो हम और आप ही करेंगे। जब तक हमारी और आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक देश में कुछ भी नहीं बदल सकता। केवल कानून बनेंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमारी और आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस मुद्दे को समझें, इस चीज़ों को समझें, और शुरुआत अपने घर से करें। अगर हर एक परिवार अपने घरों से शुरुआत करेगा तो सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी से देश बदलेगा, और हमारा देश भी अमेरिका, दूसरे यूरोप की तरह आगे बढ़ सकता है। तो चलिए सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं ताकि वुमेन को दर्जा दिया जाए। सबसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए गर्ल को प्रमोट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। बहुत सारे अपने स्लोगन देखा होगा, ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसमें बेटियों को पढ़ाने का इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है। कहते हैं अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक फैमिली पढ़ती है, लेकिन एक लड़की को एजुकेट कर दो तो 3 परिवार एजुकेट हो जाता है। आपने भी देखा होगा, चाहे पापा कितने पढ़े लिखे हो, आपके पढ़ाने में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपकी माँ का होता है। अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकती है, उन्हें अच्छी संस्कार दे सकती है। मैं ऐसा नहीं कह कि पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं दे सकती, बट मैं कहना चाहती हूँ कि वो एजुकेट है,
तो अपने बच्चों को किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद अपने बच्चों को चेक कर सकती है, देख सकती है, उनको और अच्छा गाइड कर सकती है। तो इस तरह से समाज में एजुकेट करके वुमेन को, 3 परिवार को एजुकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटी डाउरी लॉ, यानी कि हमारे देश में दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं बेटियों से डरते हैं, इसीलिए क्योंकि एक बेटी होने से उनके ऊपर 20 से 25 लाख की लाइबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि शादी में उनको इतना सारा दहेज देना पड़ता है लड़कों वालों को खुश करने के लिए, और अगर उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो उनकी बेटियों को अच्छा रिश्ता, अच्छा परिवार, अच्छा घर नहीं मिल पाता। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि माँ बाप को बेटियाँ एक क्या लगती है, लाइबिलिटी, बर्डन, बोझ लगती है। सरकार ने कानून तो बहुत पहले ही बना दिया, लेकिन अभी भी प्रॉपर हर जगह ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लेके वो हम यहाँ पे बात करेंगे। एंटी डाउरी लॉ बनाया गया है, लेकिन अब इस पे धीरे धीरे काम बहुत हद तक हो रहा है। अब लड़के क्या हो रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, एजुकेट होते जा रहे हैं, उन्हें पैसों से मतलब नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों से मतलब है। तो अब सोसाइटी की जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं जरूर परिवर्तन आया है। तो दूसरा हम क्या कहेंगे, एंटी डाउरी लॉ जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, कि अगर लड़कियों के साथ किस तरह की मार कुटाई, जोर जबरदस्ती, किसी की तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है तो सरकार जो है इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए ताकि उनको रक्षा किया जा सके। नेक्स्ट है कि इक्वल रेमुनेशन एक्ट, ये याद रखना है कि 1976 में सरकार ने इक्वल रेमुनेशन एक्ट बनाया, यानी कि एक काम अगर इक्वल कोई सेम पोजीशन पे मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको खत्म कर दिया गया है लॉ के द्वारा। उसके बाद आपको पता है कि सेक्स सिलेक्शन, यानी कि बहुत से लोग बच्चा पैदा होने से पहले ही जेंडर पता कर लेते हैं और पता चलता है कि गर्ल है तो उसको अबॉर्शन करा लिया जाता है, यानी कि उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। अब ये पूरे इंडिया में इलीगल बैन कर दिया गया है, और कोई इस तरह के काम करता है तो उस पेरेंट्स को और जो भी डॉक्टर, नर्सेज या हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व होता है उसको स्ट्रिक्ट और पनिशमेंट दी जाती है। इवन डॉक्टर की कई बार उनसे उनकी जो सर्टिफिकेट है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि गर्ल को डेवलप होने दे, पैदा होने देगा ना, ऊपर स्लोगन की बेटी बचाओ, यानी कि बेटी को जिंदा रहने का अधिकार दो और बेटी को पढ़ाओ। इस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि लोकल गवर्नमेंट, आपको पता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसे पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व किए गए हैं ताकि महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। और रिजर्वेशन के द्वारा महिलाएं बहुत आगे आ रही है गाँव के अंदर स्पेशली। हालांकि ऐसे बिल पार्लियामेंट में भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका सपोर्ट ना मिलने के कारण ये बिल जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और ये पास होना चाहिए ताकि महिलाएं भी पॉलिटिक्स में एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके कि वो भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है एक महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे जो है प्रॉपर जो हमने पढ़ा है वो जेंडर इनइक्वालिटी या इनको सेक्स इनइक्वालिटी कहते हैं कि क्या क्या इनइक्वालिटी सोसाइटी में थी और फिर किस तरह से मूवमेंट चले, एक आंदोलन हुआ और सरकार के द्वारा इतने सारे स्टेप्स उठाए गए ताकि सोसाइटी में उनको इक्वल दर्जा मिल सके। बट सरकार के लॉ बनाने से, कानून बनाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी जब तक हम और आप इसमें इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो जेंडर है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन। ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, स्पेशल भारत जैसे देश में जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। अब देखिए रिलीजन यानी कि कम्युनलिज्म प्रॉब्लम। ये कम्युनलिज्म जैसे हिंदी में सांप्रदायिकता कहते हो, होता क्या है, जब किसी भी एक रिलीजन को ये लगने लगता है कि मेरा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है दूसरे रिलीजन की तुलना में, तो कम्युनलिज्म प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो अब हम बैलेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय वन अनदर। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जैसे भारत है, इंडिया के अंदर मेजॉरिटी पीपल क्या है, हिंदूज की है, और बहुत सारे डिफरेंट माइनॉरिटीज भी रहते हैं जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, सिख है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। तो जब एक धर्म के लोगों को, एक रिलीजन लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा सुपीरियर है और दूसरों के साथ जब डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, भेदभाव होता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, कम्युनलिज्म प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अदरवाइज सब पीसफुली रह सकते हैं। दूसरा है कि वन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। आपको पता है बहुत सारे जो देश हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये एक इस्लामिक देश है या एक ये क्रिश्चियन देश है। जैसे कि पाकिस्तान जो है एक देश जब बनाई हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि भैया वो इस्लामिक देश है। तो ऐसे देशों में जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं वो कभी भी सेफ नहीं रह सकते।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल जो इस्लाम के लोग हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, उन्हीं को राइट्स दिए जाएंगे। दूसरे लोगों के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या आप उनके अत्याचार सहते रहो, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझेंगे और उसमें जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लेंगे, तो वो पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तीसरा है कि व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर, ये तो मैंने को पहले ही बता दिया। प्रॉब्लम क्रिएट होती कहाँ से? जैसे इस्लाम में लगता है कि इस्लाम धर्म जो सबसे सुपीरियर है, बाकी दूसरे जो नॉन इस्लाम हो तो उन्हें काफिर कहा जाता है, कहा जाता है कि वो लोग ठीक नहीं है या वो लोग उनसे इंफीरियर है। तो इस तरह की जब सोच डेवलप होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, किसी भी रिलीजियस के लोग हो, जब इस तरह की फीलिंग आने लगती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है कि व्हेन स्टेट पावर यूज, जब सरकार, समझ आए, जब सरकार क्या करती है, एक अपने पावर का मिसयूज करने लगती है पर्टिकुलर किसी रिलीजन को डेवलप करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसकी हेल्प करने में, तो प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, जो सिविल वॉर इतने टाइम तक रहा, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट में खुद बोल दिया कि जो मेजॉरिटी पीपल है उन्हीं को अधिकार दिए जाएंगे, उन्हीं को प्रिविलेज दिए जाएंगे, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स में फैसिलिटी दी जाएगी, उन्हीं को स्कूल कॉलेजेस में दिए जाएंगे फैसिलिटी। तो ये जो बाकी के जो माइनॉरिटी पीपल है वो अपने आप को जब इंफीरियर फील करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट फील किया जाता है, उन्हें अवॉइड किया जाता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है। वो आपस में लड़ने लगते हैं और देश की जो शांति है, पीस है, वो खत्म हो जाती है। व्हेन डिमांड ऑफ वन रिलीजन फॉर्म्ड ऑपोजिशन ऑफ अनदर, कि एक रिलीजन का जो डिमांड है वो दूसरों के अगेंस्ट हो जाए, तो भी कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन भारत जैसे धर्म, जहाँ पे इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब पीसफुली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर आप देखते हो सरकार जो है किसी भी धर्म को कोई प्रमोट नहीं करती, कहते हैं जो धर्म है, रिलीजन है, वो इंसान का इंडिविजुअल पर्सनल मैटर है, सरकार का कोई इंटरवेंट नहीं होता। यहाँ पे सभी धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है। आप देखते हो होली दिवाली की छुट्टी होती है, तो क्रिसमस की भी छुट्टी होती है, मुहर्रम ईद की भी छुट्टी होती है, बुद्ध पूर्णिमा को भी होती है। जब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब बधाई देते हैं, अगर हिंदू के फेस्टिवल की बधाई देश को देते हैं, तो मुस्लिम के धर्म के भी फेस्टिवल की बधाई देते हैं, क्रिश्चियन के। तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी रिलीजियस के लोगों को जब इक्वल समझाया जाता है, तो वहाँ पे पीसफुल सिचुएशन मिल सकता है। तो भारत में ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। भारत का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान का क्या है, इस्लाम है, या ब्रिटेन का क्रिश्चियनिटी है। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्म के लिए इक्वल रिस्पेक्ट करता है, हर एक धर्म के साथ इक्वलिटी करता है, किसी को कोई प्रमोट करने के लिए कोई फंड नहीं देता, किसी भी धर्म को स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं देता। गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है तो कहीं पे नहीं लिखा होता कि केवल इस धर्म के लोगों को छूट मिलेगी। सभी के साथ जब इक्वलिटी बिहेव किया जाता है, उसे सेकुलर स्टेट कहा जाता है। तो भारत एक सेकुलर स्टेट क्यों है? मैंने बताया आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं देता, स्पेशली रिलीजन के मामले में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। और अगर आप चाहो तो कन्वर्ट भी हो सकते हो। मान लो मैं हिंदू हूँ और मैं इस्लाम का कन्वर्ट करना सकती हूँ, इस्लाम में कन्वर्ट हो सकती है, इस्लाम किसी और धर्म में कन्वर्ट, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, इसमें सरकार का कोई इंटरवेंट नहीं होगा। तीसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन, की रिलीजन के नाम पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पे सरकार ने स्पेशल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द स्टेट इंटरवेंट। देखिए, सरकार तभी इंटरवेंट करेगी किसी भी रिलीजन में जब अगर लगता है सरकार को कि ये इंटरवेंट, ये हस्तक्षेप क्या है, देश की शांति के लिए, देश के वेलफेयर के लिए जरूरी है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को बैन कर रखा है कि अगर कोई भी इस तरह के चीज़ों को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, तो उसके खिलाफ क्या होगा? एक्शन होगा, उसको सजा मिलेगी, ताकि सोसाइटी में हार्मनी, पीस, शांति, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेट तभी इंटरवेंट करेगा जब उसे लगेगा कि ये हमारे पीस को, हमारी इक्वालिटी को, हमारे वेलफेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें सरकार को, कोर्ट को इंटरवेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज सरकार किसी भी धर्म के बेसिस पे ना कोई डिस्क्रिमिनेट करती है, ना किसी को प्रमोट करती है, ना कोई फंड देती है, ना किसी तरह के कोई उनके प्रिविलेज देती है। गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हो गए, किसी तरह का कोई रिजर्वेशन धर्म के नाम पे नहीं किया गया। इसीलिए भारत को सेकुलर स्टेट कहा जाता है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और यही कारण है कि इतने धर्म के लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे पीसफुली, हार्मनी, शांति से रहते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया? रिलीजन का टॉपिक।
ये रिलीजन प्रॉब्लम कब क्रिएट करते हैं, कब कम्युनल प्रॉब्लम होता है, और भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है, क्यों है, और उसके लिए पीछे हमने सारे दलील दिए। नेक्स्ट है कास्ट। देखिए जो कास्ट, जैसे हिंदी में लोग जाति कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्पेशल भारत जैसे देश में, क्योंकि हमारे जैसे देश में जो पॉलिटिशियन है इस कास्ट को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसी बनी है जो कि कास्टिज्म पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश की बहुत ही पॉपुलर पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये जो बीएसपी है बेसिकली कहते हैं दलितों की पार्टी है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, नेता है, वो दलित हैं, और हमेशा से उनको लोगों को इस तरह से वो दिखाते हैं कि अगर कोई दलितों का मसीहा है, उनको डेवलप कर सकता है, उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, तो वो केवल बीएसपी पार्टी है। तो इनिशियल डेज में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों में सेंटिमेंट होता था, जाति को सपोर्ट करते थे, और इसी कारण उसको बहुत सपोर्ट मिला। हालांकि वो करप्टेड पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। जितने साल यूपी में उन्होंने काम किए, लेकिन कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए, किसी तरह का कोई उन्होंने विकास के काम नहीं किए। तो शुरू में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं था, एक सेंटिमेंट की भावना थी, बैकवर्ड थे, इसीलिए उस पार्टी को बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन धीरे धीरे समाज में डेवलपमेंट आई, लोग पढ़े लिखे हुए, अवेयर हुए, जागरूक हुए, और इस तरह से वोट बैंक करने वालों की जो राजनीति की दुकान है अब धीरे धीरे बंद होती दिख रही है। तो पहले हम देखेंगे किस तरह से पॉलिटिक्स में उनको यूज़ किया जाता है, और फिर हम देखेंगे कैसे इसको ख़त्म किया जा सके। हालांकि बहुत हद तक अब 2014 के इलेक्शन के बाद तो ऑलमोस्ट आपको ख़त्म दिख रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर कास्ट को पॉलिटिक्स में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो पहला वही है कि पार्टी नॉमिनेट द कैंडिडेट विच बिलोंग टू द कास्ट ऑफ मेजोरिटी इन द रिलीजन। मान लीजिए कि पर्टिकुलर एरिया में किसी कैंडिडेट को खड़ा करना है, तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले किस कास्ट के लोग हैं, और जो मेजोरिटी पीपल होते हैं उस कास्ट के बंदे को वहाँ पर कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि उस कास्ट के लोग उसको सपोर्ट करें, उसको जिताएं। क्योंकि पॉलिटिशियन का एक ही एम होता है, अपने को जिताना, चाहे जनता कुछ भी हो, उनके सेंटिमेंट को यूज़ करो, उनको बेवकूफ़ बनाओ, उनको बैकवर्ड रखो, ताकि वो लोग सच को समझ ना पाए और हमेशा उनके पीछे पीछे वो चलते रहें। दूसरा, आपको पता है जब भी हमारी सरकार बनती है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, तो इस बात का ध्यान सरकार जरूर रखती है, और ये अच्छी चीज़ भी है कि हम भी जितने भी कास्ट के लोग हैं सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर शामिल हो, ताकि जब मान लीजिए स्पेशल किसी कास्ट के यहाँ पे लोग हैं तो लोगों में एक सेफ्टी फील होती है कि ठीक है कि हमारे जो कास्ट के लोग हैं वो भी पार्लियामेंट में हैं, कानून बनाने में रोल प्ले करते हैं, तो हमारे कम्युनिटी के साथ किस तरह कोई अत्याचार नहीं होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए हमारे नेता रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए। तो इस तरह की सरकार कैबिनेट ही तैयार करती है ताकि हर कास्ट के लोग, हर सोसाइटी के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। तीसरा है कि पार्टीज कैंडिडेट, आपको पता है कई बार लोगों को क्या करते हैं सेंटिमेंट के लिए, सेंटिमेंट मतलब कि भैया हम तुम्हारे जाति के, हमको सपोर्ट करो, हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारे ये करेंगे, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमको दबाया गया, अब हमें सपोर्ट करो। तो वो क्या करते हैं, लोगों का सेंटिमेंट, जो कास्ट क्या है एक बड़े सेंटिमेंट की वो चीज़ है, ठीक है। और लोग पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उसको गेन लेते अपने आप को पार्टी, उन्हें किसी भी कास्ट से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने आपकी जीत से मतलब है, अपनी पार्टी से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है। लेकिन लोगों को जाति के नाम पे किस तरह से बेवकूफ़ बना के सेंटिमेंट उसका यूज़ करके वो करती हैं। तो पार्टीज एक्ट, आपको पता है हमारे देश में जो भी शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग से ही जो शेड्यूल कास्ट लोगों को हमेशा से टारगेट किया जाता है, उनको वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो वोट के रूप में उनको देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे जो शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, तो हमारे वहाँ पे उनको रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा गया, तो भैया इनको रिजर्व किया जाए, चाहे सरकारी नौकरी हो, जॉब्स हो, एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े हुए, इनको रिजर्वेशन के द्वारा ही आगे लाए जा सकते हैं। और साथ में ये भी था कि जिस दिन सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी, इनको बराबर का अधिकार मिल जाएगा, ये भी विकास में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, उसके बाद रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। लेकिन आज आपको पता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम है कि रिजर्वेशन को हटा कर दिखाएं, क्यों नहीं हटा सकते। अगर उन्होंने हटा दिया तो एक मेजॉरिटी जो पीपल है जो कि शेड्यूल कास्ट की है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो सारे जो लोग हैं वो नाराज जाएंगे, उनके वोट बैंक खत्म हो जाएंगे। और इसी कारण से चाहे आपको पता है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब चीज़ों में भी रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो आप ही सोचिए कि आप क्या एक ऐसे बंदे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है या उसमें सच में टैलेंट हो, तो कहीं कहीं जगह पे रिजर्वेशन जो है ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो सच में इंटेलिजेंट कैंडिडेट है उनको आगे मौका मिले और वो सही चीज़ों को प्रमोट कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति के कारण
गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करना मजबूरी है। अगर कोई अच्छी चीज़ करता भी है तो जनता नाराज़ हो जाती है, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता और वो सरकार हार जाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको पता होगा, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश में इतने अच्छे अच्छे काम किए, बट जनता उनको समझ नहीं पाई, ठीक है, उनको समझ नहीं पाया, उनको सपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन जो कांग्रेस है, उन्हें राजनीति करनी आती थी, उन्होंने देखा लोगों को बेवकूफ़ बना के रखो, उन्हें पढ़ाओ मत, उन्हें बैकवर्ड रखो और उनको सिर्फ 1 रुपये किलो चावल 50 पैसे किलो गेहूँ देते रहो इलेक्शन के टाइम पे, बस इससे तुम्हारी वोट बैंक चलता रहेगा। और यही कर कर उन्होंने इतने लंबे 70 सालों तो देश में रूल किया। लेकिन अब जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और इस तरह से वोट बैंक करने वाले जो राजनीति है, और पहले की तरह जिस तरह से हम इस कास्ट के लोग हैं, हमें सपोर्ट करो, हम इस पार्टी के, लेकिन अब वो चीज़ ऑलमोस्ट जो है लोगों में कम दिखने को मिलती है। क्योंकि अब क्या है, लोग अब विकास की बात करते हैं। भैया हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम उस पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, हम केवल उसी पार्टी, उसी कैंडिडेट को जिताएंगे जो विकास की बात करेगा, जो देश में डेवलपमेंट की बात करेगा, मॉडर्नाइजेशन की बात करेगा, इंडिपेंडेंसी की बात करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, लोग उसको एजुकेट होना पड़ेगा, लोगों को जॉब्स मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अर्बनाइजेशन, गांव से निकलकर शहर में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। आजकल देख रहे हो सोशल मीडिया है जहाँ पे हर चीज़ की खबर आप लोगों को आसानी से मिल जाती है। पहले जनता को काम नहीं होता, सिर्फ उनको दिखाया जाता था कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता की आंखें खुल चुकी है, बहुत अवेयर हो चुकी है, आप जनता से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो धीरे धीरे इनकी जो वोट बैंक की राजनीति है कास्ट के बेसिस पे, अब इनकी दुकान ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। अब केवल और केवल विकास ही मुद्दा रह गया है। तो ये तीनों टॉपिक जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इसके साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके नोट्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको हैंडमेड प्रिंटेड नोट्स दोनों आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।